मैं हूं प्रवीण बागी। आमने सामने के एक नए एपिसोड के साथ आपका स्वागत है। आज हम आमने सामने में बात करेंगे भारतीय न्याय व्यवस्था की, न्यायपालिका की। कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये उक्ति भारतीय न्यायपालिका पर बिल्कुल सही उतरती है। न्याय की आस में पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती हैं, फिर भी फैसला अदालतों से नहीं मिलता है। इसके चलते ये हो रहा है कि समाज में धीरे धीरे लोगों की आस्था न्याय व्यवस्था पर से उठ रही है और लोग कानून को हाथ में लेने लगे हैं। नक्सलियों के द्वारा लगाई जाने वाली लोक अदालतें, जन अदालतों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। शायद ये इसी का परिणाम है कि न्यायपालिका में जो मुकदमे चलते हैं वो चलते ही जाते हैं। फैसला कब आएगा कोई नहीं जानता। इन तमाम परिस्थितियों पर, इन स्थितियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय बार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। न्यायपालिका के बारे में बातचीत करना खतरे से खाली नहीं है। कौन सी बात अवमानना के दायरे में आ जाए और आपको जेल के अंदर जाना पड़े, ये कहना मुश्किल है। मगर हमारी ये मंशा किसी को हर्ट करने की, किसी को आहत करने की या किसी को नीचा दिखाने की या न्यायपालिका का महत्व कम करने की कतई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से कोई रास्ता निकले और एक दिशा मिले और न्यायिक सुधार देश में लागू हो, ताकि आम आदमी तक, जो शोषित पीड़ित दलित है, जो सबसे निचले श्रेणी में बैठा हुआ है, न्याय की पहुंच सुलभ हो और वो एक सम्मान के साथ जीवन जी सके। हमारी मंशा बस सिर्फ इतनी है। हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। आज देश में लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। जिस समय शायद स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय न्याय व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी तो ये सोचा गया था कि पीड़ित लोगों को, दबे कुचले लोगों को, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, उनको एक दंड का विधान होगा उनके लिए और लोगों को न्याय मिलेगा और एक कानून का शासन इस देश में स्थापित होगा। तो इन उद्देश्यों को लेकर जो न्यायपालिका गठित हुई, क्या वो उद्देश्य आज पूरे हो रहे हैं? कि आज़ादी के बाद मुकदमों की बढ़त इतनी हुई है कि आज न्यायपालिका के द्वारा जस्टिस समय पर नहीं दिया जा रहा है। कारण बहुत सा है। एक तो देश की आबादी, बढ़ते हुए मुकदमों का नंबर, बहुत सारे कानून आ गए हैं देश में। आप जानते हैं हाल में पार्लियामेंट द्वारा कुछ वर्ष पहले नए नए कानून लाए गए महिलाओं के उत्पीड़न पर। कानून बनता गया, मुकदमे बढ़ते गए, लेकिन न्यायपालिका में जजेस या मजिस्ट्रेट्स की इतनी कमी है कि वो काम को कोप नहीं कर पा रहे हैं। अभी सारे हिंदुस्तान का जायजा लें तो हाई कोर्ट में, आपके पटना हाई कोर्ट का ही एक नज़रिया दूं तो अभी यहाँ 13-14 जजेस की नियुक्ति होनी ज़रूरी है। आज तक फुल स्ट्रेंथ 39 नहीं हुआ। तो ये नियुक्तियां रहने के बावजूद आखिर वो पद भरे क्यों नहीं जाते? हाँ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये जिम्मेवारी हाई कोर्ट, अपर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में बहाली की पद्धति यह है कि देयर इज ए कॉलेजियम और ये डिसाइड करते हैं कि जज होने लायक वकील हों, चाहे निचली अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर्स, उनको हाई कोर्ट में लाया जाए। उसको चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं, उन्हें भेजते हैं। उनका नाम जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनका एक कॉलेजियम वो उसको ओके करता है, तब वो गवर्नमेंट में जाती है। गवर्नमेंट में जाने के बाद जब उनका नाम ओके हो जाता है, आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज, रिपोर्ट एंड ऑल दैट, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर द कंकरेंस। तो ये पद्धति बहुत लंबी हो जाती है, बरसों जाता है, फिर लौट के आता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता है।
इस तरह से आज तक जजेस की बहाली में देरी होती रही है, होती रहेगी अगर ये पद्धति रही तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश है। अगर जुडिशियल कमीशन का गठन हो जाए हायर जुडिशियल में, क्योंकि उंगलियां उठती हैं कि कुछ ही खानदान के लोग हैं जो हायर जुडिशरी में पदस्थापित हैं। खानदान मीन्स जजेस के बेटा पोता इत्यादि, यानी यहाँ भी परिवारवाद है। इस बात को लेकर आवाज उठ रही है, कोने कोने से आवाज आ रही है, हर तबके से ये आवाज आ रही है। उसका निदान तभी हो सकता है जुडिशियल कमीशन का गठन हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस हो या और सीनियर जजेस हों, कुछ एकेडमिशियन हों, कुछ जूरिस्ट हों, कुछ बार के नुमाइंदे हों और इनके द्वारा अगर चयनित किया जाए, खाह एग्जाम हो या अदरवाइज इफ ए पर्सन इज फाउंड फिट टू बी एलिवेटेड टू द बेंच, तो वो समय पर होता रहेगा तो सारे हिंदुस्तान में जितने भी रिक्त पद हैं, खाली जगह है, वो भरे जा सकते हैं। इसके लिए आवाज हम लोग भी उठा रहे हैं, आवाज अन्य संस्थाओं से भी आ रही है। तो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई ठोस प्रस्ताव इस पर दे रहा है सरकार को? हम लोग कहते आ रहे हैं कि सरकार इन नियुक्तियों की पूर्ति करने के लिए कोई एक अल्टरनेटिव रास्ता निकाले। उसका एक ही रास्ता हो सकता है जुडिशियल कमीशन, जिसमें हर तबके के लोग रहें और एक चुनिंदा जज आवे। आज करप्शन की बात हो रही है, अभी आपने कहा करप्शन की बात भी सामने नजर में आ रही है। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया एसपी भरूचा साहब ने कहा था कि 20% जजेस जो हैं करप्ट, और इसी के तहत अभी अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, उसमें अभी के मौजूदा CJI ऑनरेबल जस्टिस उन्होंने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जजों पर नहीं लागू होगा। इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया हुई कि दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम द लॉ, दे आर नॉट ओवर लॉ, दे आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। अभी किसी MP को या MLA को चुनाव लड़ने के पहले अपना आवेदन देना होता है, तो उसे डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, ताकि भविष्य में देखा जाए कि वो MP MLA जब लौटता है तो कितने कर रहा है। तो वो भी नुमाइंदा है पब्लिक का, वो भी अकाउंटेबल है। जजेस क्यों नहीं अकाउंटेबल होंगे? दे मस्ट बी फेयर। व्हाई दे आर फीलिंग शाई in disclosing their assets? कर दो। इस प्रतिक्रिया को लेकर देश में इन दिनों रोजमर्रा अखबार में एक बात छिड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश में ये सूचना का अधिकार लागू है, तो फिर न्यायपालिका इससे अलग क्यों रहना चाहती है अपने को बड़ी करने के लिए? यही ताजुब की बात है। क्या वजह क्या वही वी आर सरप्राइज्ड। जजेस आर सपोज्ड टू बी अबव बोर्ड। द हाई कोर्ट जज एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस, इफ दे से कि आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, you disclose your assets or make any such arrangement that people should know. बल्कि इससे तो और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक पारदर्शिता। अभी बताऊं मैं, मेरा स्टेटमेंट इसी पर आया था, तो बहुत सारे जजों ने इसको हेल किया है, कहा है कि बहुत अच्छा कहा है, हम क्यों डरेंगे, हमको देना चाहिए, वी मस्ट गिव। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विच डज नॉट बिहेव ऑफ ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। दूसरी बात, हमने 4-5 क्वेश्चन नायर जुडिशरी पर कुछ दिन पूर्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के वकीलों से मांगा था
उसमें 36 क्वेश्चन थे और दूसरी बातें थी, जिसमें जब जजेस पब्लिक सर्वेंट हैं और जितने बड़े जूरिस्ट हिंदुस्तान में हैं अभी मौजूदा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लेकर जस्टिस वर्मा, जस्टिस भरूचा, मिस्टर जेठमलानी, वन ऑफ द जूरिस्ट, इन लोगों का कहना है कि साहब आप इस कानून के तहत आप आते हो, आपको पब्लिक अगर चाहती है जानना व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर स्टेटस, तो उसको बताने में आप क्यों गुरेज करते हैं। ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई हमारे मौजूदा सीजीआई के बयान से। जी। अब ये कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन हो रहा है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा जी। सिन्हा साहब, एक बात समझ में नहीं आती है, न्यायपालिका पूरे देश में जो कानून ब्रेकर हैं उनको दंडित करती है, उसके माध्यम से कई सुधार भी हुए पूरे शासन में, सामाजिक व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में, मगर जहां न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात आती है वहां एक अजीब सा लगता है कि जैसे न्यायपालिका ठिठक रही है सुधारों से। ये कुछ वो खुद सक्षम है कि निर्देश दे सकती है सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रादेशिक सरकारों को कि ऐसे ऐसे किया जाए। जैसे जजों की नियुक्ति का सवाल है, इतने विलम्ब होते हैं, उसके चलते मामले इतने लंबित हैं, जिस रेशियो में जज होने चाहिए उस रेशियो में जज नहीं है, तो इसके लिए वो खुद निर्देश दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाए। तो ये निर्देश उसकी ओर से क्यों नहीं आता है, उसमें कहाँ अड़चन है? देखिए, सवाल ये उठता है, जजेस अगर ये समझें कि हमारा दायित्व है कि देश में हो रहे अत्याचार या हो रहे अदरवाइज माल प्रैक्टिसेस, उसको सुधारने के लिए अगर सरकार सक्षम नहीं है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, दे कैन गिव डायरेक्शन अंडर द पावर्स वेस्टेड इन देम। लेकिन कुछ मामले में वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरा दायित्व नहीं है। अगर दायित्व को समझें तो किसी भी चीज़ को, बिकॉज जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम, इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इट इज़ अबव ऑल सेपरेट एंड इट हैज सेपरेट आइडेंटिटी। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पोजीशन है कि इट कैन डायरेक्ट that the government should make this law or that law or a law which is a draconian law should be struck down. That they are doing, but in this respect जो उनके बारे में खुद बात आई है तो वहाँ वो गुरेज कर रहे हैं कि हमको ऊपर रखो, हमसे मत पूछो। ये उनके नहीं, जजों की नियुक्ति के लिए जो नया प्रोसेस शुरू करने की बात है, हाँ। तो उसमें तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को कि इसमें ऐसे करो, ऐसे करो। और न्यायपालिका के आदेश से कई बड़े बड़े सुधार हुए जो सरकारों के बूते की बात नहीं चाहिए, मगर न्यायपालिका के आदेश से हुआ वैसा। तो इसमें क्यों नहीं न्यायपालिका का कोई आदेश आता है? यही समझ में नहीं आ रही है कि न्यायपालिका इसकी ओर जाने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका पावर कटेल हो जाएगा, दे रिकमेंड द नेम, और अगर ये किसी कमीशन को चला गया तो देयर द मेजॉरिटी विल प्रिवेल, या उसका जो चयन करने का जो पद्धति निकाला जाएगा वो मोड दूसरा हो सकता है एग्जामिनेशन लिया जाए जिसमें जो सक्षम व्यक्ति होंगे वही चुन के आएंगे। अभी हर बात के लिए देख रहे हैं, आईपीएस हो, एलाइड सर्विस हो, अदर सर्विसेज हो, इंजीनियर्स हो, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा है। और जजेस क्यों नहीं होंगे? लॉ जुडिशरी का कॉम्पिटिटिव से हो रहा है, बिल्कुल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, उसी तरह से हायर पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना हो, जिसका नाम अपना जुडिशियल कमीशन है, जो कमीशन है, जुडिशियल कमीशन है, बट देयर मस्ट बी अनदर मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस। अभी कुछ आंकड़े आए हैं तो उसमें ये बताया गया कि जिस तरह से अभी डिस्पोजल हो रहा है केसों का, अगर इसी गति से डिस्पोजल होता रहे तो जो लगभग 3 करोड़ मुकदमे हैं उनके डिस्पोजल में 124 साल लग जाएगा। हाँ।
तो यही सोच रहे हैं पार्लियामेंटेरियन हो चाहे जजेस हो कि इसको खत्म किया जाए और उसके लिए उपाय निकाल रहे हैं। तो वही फास्ट ट्रैक तो उसके लिए तो उपाय बहुत सरल है, जजों की संख्या बढ़ा दी जाए। हाँ हाँ, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम। जुडिशरी को लोग सतेलापन दृष्टि से गवर्नमेंट देखती है। जुडिशियल पर तो खर्च बढ़ गया है, बहुत काफ़ी बढ़ गया है। जजेस का इन्वॉल्वमेंट्स बढ़ गया है, फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, सारी चीज़ मुहैया की गई है। वो कहाँ से? अभी ये स्टाम्प का इनाउंसमेंट हुआ, सारे बिहार के लोगों ने विरोध किया। मामला अभी न्यायालय में पेंडिंग है, चल रहा है। तो पब्लिक के मनी से जुडिशरी पर खर्चा किया जा रहा है बाय कलेक्टिंग ए स्टाम्प ड्यूटी। If you file a case, you have to pay this much amount. The democratic setup में constitution कहता है justice at the door, justice with no cost, low cost, give legal aid to the poor. आपका डेमोक्रेटिक कंट्री, आपका दायित्व है, फंडामेंटल राइट्स है पब्लिक का, न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। मैं हूँ प्रवीण बागी, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, ये एक देखा गया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यायालय का रुख आमतौर पर बहुत कठोर होता है। फैसले भी आए हैं, कई घोटालों के मामले में बड़े बड़े नेताओं को न्यायपालिका ने दंडित किया। मगर एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा, कुछ वैसी ही बात न्यायपालिका में भी दिखती है। ये सब जगह देखा जाता है कि जो पेशकार होते हैं वो हर पेशी पर कुछ पैसे लेते हैं, ये सब लोग जानते हैं, मगर आज तक इस पर रोक नहीं लगा और सब लोग जानते हुए चुप क्यों हैं? ये बहुत ही दर्दनाक बात है। ये जमाने से चला आ रहा है ये सिलसिला। पेशी वर्ड कहा, पेशी, और अंग्रेजों का ये देन है। हाकिम को मालूम है पेशकार पेशी लेता है, ₹1.25 उस वक्त था, ₹1 पेशकार का, चालाना चपरासी का। पेशकार साहब जब छुट्टी पर गए, अंग्रेज एसडीओ साहब ने अपने अर्दली को कहा, एक बक्सा ले आओ जिसमें छेद कर दो, रख दो टेबल पर। कोई वकील का क्लर्क पैरवी करने जाता था तो उस वक्त ₹100 लेके पेशकार को देता था। अच्छा, ये हाकिम को मालूम है। जब देखा कि पेशकार नहीं है तो मुंशी ₹100 नहीं देके सिर्फ पेपर बढ़ाता था। वो हाकिम मुंशी से कहता है, पेशी डालो, पेशी डालो। अच्छा, पेशी डालना शुरू किया। 4 दिन 5 दिन तक वो छुट्टी पर थे, उनका पेशी जमा होता गया। जब ड्यूटी रिज्यूम उन्होंने किया तो एसडीओ साहब डेली अपने अलमारी में उसको बंद कर देते थे। खोल के पेशकार को दिया, पेशकार, आई हैव कलेक्टेड योर पेशी, ओपन इट। उन्होंने खोला तो उसमें से ₹200-250 मिला, 4-5 दिन में कलेक्शन होके मिला। हाउ मच? ये पेशकार से मजूरी है। उन्होंने कहा, हैड आई बीन ए पेशकार, एसडीओ का तनख्वाह ₹125 था या ₹110 उस वक्त। अब पेशकार को 4 दिन में ₹250 आ गया। तो वो उनकी देन थी। और ये पेशी नाजायज लेने और देने का सिलसिला तब से चला आ रहा है। अब तो उसका नंबर बहुत बढ़ गया उस ₹100 की बात, अब बहुत दूर चली गई। अभी कितनी है? अब तो कहना मुश्किल है, कोर्ट पर निर्भर करता है। अगर हाई कोर्ट का बेल के ऑर्डर गया तो मुझे सिविल कोर्ट के लॉयर कहते हैं कि एक पेशकार अगर 10 मुदाला है तो कहते हैं 500 लाओ, ₹50 ये आदमी। और वकील को अगर फी वहां देना है तो उसको ₹100 देगा लॉ कोर्ट में। तो वो कोर्ट टू कोर्ट वेरी करता है ये पेशी का सिलसिला। नहीं, इसके अलावा भी हर काम के लिए एक नियत राशि बंधी है, नकल निकालना है या कुछ कागज देखना है, वो बिना दिए कोई गुजारा ही नहीं है। अगर सरकार के लिए ₹5 का टिकट लगा, सरकार के खजाने में गया, उस पर आपका सैकड़ों रुपए का खर्चा है। अगर आपको 2 पन्ने का
नकद निकालना है तो जी। वहाँ देना है, वहाँ देना, वहाँ देना। इस पर रोक लगाने के लिए लोगों ने कहा कि इस पर रोक कैसे लगाओगे। 3 मरतबे हंगामा भी हुआ सारे स्टेट में कि नहीं दिया जाएगा। सुनने में आया है, सुनने में क्या, ये सभी को मालूम है, पेशकार कुछ हुक्काम का किचन चलाता है। बहुत से मामलों में ये देखा जाता है कि अदालतों का रवैया बड़ा नकारात्मक रहा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई बार ऐसे निर्देश जारी किए कि प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह करने वालों को कानून का संरक्षण मिलना चाहिए, अदालतें संरक्षण दें। मगर आम तौर पे ये देखा जाता है कि निचली अदालत या ऊपर की अदालतें भी ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि प्रेम विवाह करके कोई गया, लड़की वाले ने अपहरण का केस कर दिया लड़के वाले पर, पकड़े गए दोनों, पेशी हुई अदालत में, उसके बाद लड़के को जेल भेज देता है और लड़की को रिमांड होम। अब वो साल 2 साल डेट पड़ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आखिर प्रेम विवाह करना या अंतर्जातीय विवाह करना ये कोई गुनाह तो नहीं, है। उसको सालों साल जेल में सड़ना पड़ रहा है। अभी हाई कोर्ट में कुछ दिन कबल अपने पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने रिमांड होम का दौरा किया और इस तरह के सैकड़ों केस उनके सामने आए। रिमांड होम में लड़कियों को किस तरह से रखा जा रहा है या किस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सारी बातें उनकी नज़र में आई। उन्होंने बहुत सारे लड़कियों को बुलाया और एक दिन होल्ड सेकेंड हाफ उसमें अपना वक्त देकर बहुतों को साथ करके रवाना किया। नहीं, ये तो हाईकोर्ट का बहुत सराहनीय कदम था और इसकी चारों तरफ प्रशंसा भी हुई, मगर ये भाव निचली अदालतों में नहीं दिखता। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हायर जुडिशरी कुछ तो नीचे की अदालत पर उनके पावर को भी कटेल कर दिया है। अगरचे देयर इज नो बार कि वो उनको नहीं छोड़े, उनको पावर है, लेकिन वो डरते हैं अपने हायर जुडिशरी से कि कहीं इसमें कोई ये न कह दे कि उस पार्टी से मिलके इन्होंने ये फैसला कर दिया। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा जी का भी ये मानना है कि न्यायपालिका में सुधार की व्यापक गुंजाइश है। जो न्यायालय से जुड़े लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस बारे में और ये फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है। सिन्हा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।